नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मायके का संस्कार। अरे बहू, आज खाने में कढ़ी खाने का मन कर रहा है, जरा बना दे। और शाम को तेरे पिताजी छोले कुलचे खाने को बोल रहे थे, उसे भी बना देना। माँ जी, मैं कोई आपका फरमाइश पूरा करने का ठेका नहीं लेकर बैठी हूँ कि आप बोलते जाएं और मैं बनाती जाऊं। केवल बड़ी बहू ही दिखती है क्या? सुबह का वक्त, जहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, बच्चों के टिफिन से लेकर उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। एक तरफ चाय चढ़ाया है तो दूसरी गैस पर सब्जी बना रही हूँ। छोटी बहू से अपनी फरमाइश पूरी करवा लीजिए, बड़ी बहू पूनम ने कहा। तभी छोटी बहू सोनम ओठों पर लाली लिपस्टिक लगाते हुए बाहर आई और बोली, माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ, मम्मी ने बुलाया है। कुसुम जी ने कहा, पर बहू, कल ही तो तुम 10 दिन बाद अपने मायके से लौटी हो और आज फिर जा रही हो। वह क्या है नमा जी, मेरी दीदी विदेश से आई हैं। अब इतनी दूर विदेश से रोज रोज नहीं आ सकती, इसीलिए मम्मी ने बुलाया है मिलने के लिए। वह तो ठीक है बहू, लेकिन ससुराल के प्रति भी तुम्हारा कुछ फर्ज है। और तुम तो जानती हो, मुझे दमा की शिकायत रहती है। थोड़ा सा काम करती हूँ कि हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसे में घर के काम तो मैं नहीं कर पाती। जरा सा काम करती हूँ कि सांस फूलने लगता है। हाँ तो माँ जी, आप बिस्तर पर आराम करिए, जेठानी जी किस लिए हैं, वह काम कर लेंगी, आप चिंता मत कीजिए। इतना सुनना ही था कि कुसुम जी की बड़ी बहू पूनम गैस बंद करके किचन से बाहर आई और बेलन दिखाते हुए कहा, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ कि दिन भर काम करती रहूं और तुम जब चाहे अपना बैग उठाकर मायके चलते बनो। कभी दीदी आई हैं विदेश से, कभी माँ बीमार है, कभी मूवी देखने जाना है। बस बहाना बनाना बंद करो और बैग रख कर काम पर लग जाओ। कुसुम जी ने कहा, बड़ी बहू सही कह रही है, तुम भी इस घर की बहू हो तो अकेले वही चूल्हा चौका क्यों करे। माँ जी, अगर एक दिन भाभी काम कर लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। मैं अपनी दीदी से मिलने जरूर जाऊंगी। अपनी देवरानी की बात सुनकर पूनम बोली, यह तुम्हारा एक दिन का काम नहीं है। रोज रोज बहाना बनाकर काम से बचने के लिए घर से बाहर निकल जाती हो। सोनम बोली, मेरे मायके जाने से आपको क्यों इतनी चिढ़न मचती है? यदि मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। कुसुम जी बोली, छोटी बहू, तुम्हें बड़ी बहू के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी घर गृहस्थी चलती है। माँ जी, भाभी कौन सा अकेली काम करती हैं? सोनम गुस्से में लाल पीली होकर बोली, क्या मैं अपनी जान दे दूं तब आपको विश्वास होगा कि मैं भी काम करती हूँ भाभी के साथ? अब मेरा रास्ता छोड़िए। अब खाना बने या ना बने, आप खाएं या ना खाएं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। चाहे पड़ोसियों से मांग कर खाएं, पर मुझे मायके जाना है। कहते हुए सोनम मायके के लिए निकल पड़ी तो पूनम भी तैस में आकर बोली, ठीक है माँ जी, अब मैं भी किचन में तभी पैर रखूंगी जब देवरानी काम करेगी। मैं भी दिन भर अकेले खटने वाली नहीं। पैर पटकते हुए बड़ी बहू पूनम अपने कमरे में चली गई। कुसुम जी और गोपाल जी के दो बेटे थे, आकाश और विशाल। बड़ा बेटा आकाश की पत्नी पूनम और छोटे बेटे विशाल की पत्नी सोनम थी। आकाश तो अपने पिता की केमिस्ट की दुकान संभालता था, जबकि विशाल की दुकान पर बैठने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह एमबीबीएस की पढ़ाई में बिजी रहता। थोड़ी देर में कुसुम जी के पति गोपाल जी घर के अंदर आए और सोफे पर बैठते हुए बोले, कुसुम, आज तो बहुत थकावट हो गई। क्यों, आज फिर से विशाल दुकान पर नहीं आया? नहीं, वह तो कई सालों से डॉक्टर की पढ़ाई में जुटा हुआ है। इतना आसान नहीं होता डॉक्टर बनना, पर उसके दिमाग में तो बस डॉक्टर बनने का ही भूत सवार है। कहता है, दुकान पर काम करना मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए एमबीबीएस का पेपर देना है। अब कौन समझाए इस लड़के को। फिर दुकान पर आकाश भी अभी आया है। अच्छा कुसुम, बहुत भूख लगी है, बहू से कहो खाना लगा दे। गोपाल जी ने कहा तो कुसुम जी खुद ही उठकर
रसोई घर में जाने लगी और थोड़ी देर में काम करके ही हाँफने लगी। अरे भाग्यवान, बहू कहाँ है? उससे कह दो खाना लगाने के लिए। अजी, किसी ने खाना बनाया ही कहाँ है? आपकी छोटी बहू तो मायके में ही डेरा लगाए बैठी है। देखा देखी बड़ी बहू ने भी काम करने से साफ मना कर दिया है। यह सुनकर गोपाल जी ने अपनी बड़ी बहू पूनम को आवाज दी। पूनम बाहर आई तो गोपाल जी बोले, बहू आखिर यह क्या चल रहा है? तुमने खाना बनाने से इनकार कर दिया। छोटी बहू तो ना समझ है, लेकिन तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए ना। हाँ पिताजी, इतने महीनों से मूर्ख बनती आ रही हूँ, अब समझदारी से काम लूंगी। आपकी छोटी बहू के हाथों में क्या मेहंदी लगी है? और तो और वहाँ दुकान पर भी दिन भर मेरे पति काम करते हैं और मेहनत करके घर चलाते हैं। क्यों देवर जी का फर्ज नहीं बनता कि घर के खर्चे में सहयोग दें? हाँ, दोनों बात तो तुम्हारी ठीक है बहू। मैं इस बारे में उन दोनों से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो खाना पकाओ। मुझे भी भूख लगी है और दुकान पर आकाश के लिए भी टिफिन लेकर जाना है। गोपाल जी ने कहा तो पूनम सपाट शब्दों में बोली, जब इस समस्या का कोई हल निकलेगा, मैं तभी किसी काम को हाथ लगाऊंगी। यह मेरा आखिरी फैसला है बाबूजी। इतना कहते हुए वह मुंह बनाकर कमरे में चली गई। बड़ी बहू की पहली बार तेवर देखकर कुसुम जी और गोपाल जी हैरान रह गए। कुसुम जी ने बड़ी मुश्किल से चावल दाल बनाया और अचार के साथ सबको खिलाया, परंतु अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। रात हुई तो आकाश दुकान बंद करके लौटा तो गोपाल जी ने हॉल में दोनों बेटे और दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, अब विशाल तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्या मतलब पिताजी? मेरा मतलब यह है कि तुम्हारा बड़ा भाई कब तक अकेला इस घर का खर्चा चलाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब बंटवारा कर देना ही ठीक होगा, ताकि दो रोटी तो नसीब हो। बड़ा बेटा आकाश बोला, पिताजी मुझे नहीं लगता बंटवारे से इस समस्या का कोई हल निकलेगा। सब लोगों को अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। मिलजुल कर काम करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पास बैठी कुसुम जी बोली, अरे बेटा, इस घर में तो हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, और फिर तू कब तक छोटे भाई के परिवार को पालेगा? छोटी बहू सोनम ने कहा, ऐसा क्या जेठ जी हमारे लिए करते हैं? हम तो अपना कमाते हैं और खाते हैं, फिर भी दिन भर ताने सुनते हैं। मैं तो कहती हूँ घर का बंटवारा कर दो, तभी रोज रोज के कलह से छुटकारा मिलेगा। तभी बड़ी बहू पूनम गुस्से से बोली, तुम बंटवारे के लिए इतना उछल रही हो क्योंकि तुम यही चाहती हो कि माँ बाबूजी की जिम्मेदारी तुम्हें ना उठानी पड़े और मैं अकेले उनका सारा बोझ उठाऊं। लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया है कि अब मैं उनका कोई काम नहीं करने वाली। बहुत साल कर लिया। तभी छोटी बहू सोनम तपाक से बोली, मैंने भी ठेका नहीं ले रखा है इन लोगों का। देवरानी जेठानी में महाभारत शुरू हो गया। आकाश गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, पूनम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप को बोझ कहने की? तो छोटे बेटे ने कहा, भाई माँ बाबू जी मेरे साथ रहेंगे, आखिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है उनके लिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। फिर क्या था, सोनम गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर बोली, सुनिए, तुम्हारे माँ बाप को अपने साथ नहीं रखने वाली मैं, लेकिन सोनम वह मेरे माता पिता हैं और हमें उनका सहारा बनना चाहिए। तुम कहती हो मैं उन्हें बुढ़ापे में छोड़ दूं? सोनम बोली, इस घर में कोई जिए या मरे, कोई रहे या न रहे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। सोनम तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। विशाल ने कहा, मेरी बात तुम्हें माननी होगी। नहीं, मैं इन बूढ़े बुढ़ियों के साथ नहीं रहना चाहती। इतनी बात सुनकर विशाल का मूड खराब हो गया। वह गुस्से में एक थप्पड़ सोनम के गाल पर जड़ देता है। विशाल, अपने माँ बाप के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं इस घर में तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। देख लूंगी तुम्हें।
आधी रात को अपना सामान पैक करके सोनम अपने मायके पहुंच गई। उसे इस समय आता देख उसके पिताजी घबरा कर बोले, बेटी इतनी रात को तू यहाँ आई, क्या बात है, बता तो सोनम। रोते हुए बोली, आपने मेरा रिश्ता कैसे घर में कर दिया। सारा दिन उस घर में काम करके मैं अपनी हड्डियां गला रही हूँ, फिर भी ससुराल वाले एक मौका नहीं छोड़ते ताना कसने का। विशाल कहता है, सारा दिन माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। यह सुनकर उसकी माँ बोली, हमने बेटी भी आया था उस घर में, ना कि नौकरानी। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा जी। माँ, मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाती हूँ। जब थक कर सोने जाती हूँ तो आपके दामाद कहते हैं, माँ के पैरों में दर्द है, जाकर पैर दबाओ। मैंने मना किया, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब क्या था। बेटी का दुख सुनकर माता पिता भाई सबका चेहरा गुस्सा से लाल पीला हो गया और अपनी बेटी को डांटने लगे। क्यों इतने दिनों तक जुल्म सही, चुप रही, पहले बताती तो हम उन्हें अच्छे से बताते। तो सोनम ने कहा, लेकिन माँ, सहन ना करती तो क्या करती। मैं तो यही सोचती थी कि किसी तरह मेरा घर बच जाए। सोनम के माता पिता बोले, बेटी चिंता मत कर, बहुत दुख तकलीफ झेल ली अब तू। अपने माता पिता के घर पर है, उन लोगों को अब हम देख लेंगे, उनकी खैर नहीं। उधर जब विशाल के माता पिता को पता चला कि विशाल ने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया तो गोपाल जी बोले, यह तूने सही नहीं किया बेटा, अब जा सोनम से माफ़ी मांग लो। नहीं बाबूजी, जो लड़की मेरे माता पिता को बोझ समझती है, मैं उसे हरगिज इस घर में नहीं लाऊंगा। इतना कहकर विशाल वहां से चला गया। परंतु गोपाल जी अपने बेटे का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए हार कर उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। जब अगले दिन कुसुम जी गोपाल जी सोनम के मायके पहुंचे तो उन्होंने सामने देखकर सोनम के पिता की त्योरियां चढ़ गई। गोपाल जी ने अपने बेटे के व्यवहार के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी। तो सोनम के पिता ऊंची आवाज में बोले, अच्छा, पहले तो हमारी बेटी पर इतने जुल्म किए और अब यहाँ माफी मांगने चले आए। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बेटी को उस नरक में वापस भेजेंगे। जिस मुंह से आए हैं उसी मुंह से अभी के अभी वापस चले जाइए। ऐसा मत कीजिए समधी जी, जात बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इस बारे में तब सोचना चाहिए था जब आपके बेटे ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया था, उसके साथ मारपीट की थी। अच्छा बहन जी, सोनम ने आपको यह तो बता दिया कि विशाल ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। कसूर तो आपकी बेटी का भी कम नहीं था। यह बात सुनकर सोनम मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, देख लीजिए पिताजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी यह लोग मुझे ही गलत ठहराएंगे। अब तक तो इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी, अगर बस चले तो मुझे जान से मारने में भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए भाई साहब, अब हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते, आप चुपचाप यहाँ से वापस चले जाइए। अब तो आपसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी, सोनम के पिता ने कहा। फिर गोपाल जी हाथ जोड़ते हुए बोले, एक बार फिर सोच लीजिए भाई साहब, बेटी की गलतियों से आंखें मूंद कर इतना बड़ा फैसला लेना ठीक बात नहीं है। आपके हाथ में दो घरों की बागडोर है। आपके एक फैसले से दोनों घर उजड़ भी सकते हैं और बस भी सकते हैं। तो सोनम की माँ बोली, आप लोग अपनी चिंता कीजिए, अपनी बेटी का घर तो हम फिर बसा लेंगे। और हाँ, हमारी बेटी के साथ आपने जो मारपीट की है ना, उसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। अपना सामू लेकर गोपाल जी कुसुम जी वापस घर लौट आए। घर आकर कुसुम जी ने सारी बातें अपने बेटे विशाल को बताया। कुसुम जी ने कहा, बेटा अब तुझे ही उसे मना कर लाना होगा। माँ, इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको उसके मायके में ही रहने दो। जो मेरे माँ बाप को नहीं अपना सकती, मुझे ऐसी पत्नी की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रही केस करने की बात,
तो जो उन्हें करना है वह करने दो। देख बेटा, इसी तरह अहंकार में घर उजड़ जाते हैं। इसीलिए तुझे समझा रहे हैं कि बात को बिगाड़ने की बजाय उसे सुलझाने में ही समझदारी है। अब जो होगा देखा जाएगा, कहते हुए विशाल वहां से उठकर चला गया। पीछे खड़ी बड़ी बहू पूनम यह सारी बातें सुन रही थी। अभी एक दिन ही बीता होगा। दोपहर को जब आकाश दुकान से घर खाना खाने के लिए आया तो अपनी माँ को खाना बनाते देख हैरान रह गया। वो समझ गया था कि माजरा क्या है। तेज कदमों से चलकर वो अपने कमरे में गया तो देखा पूनम टीवी का लुत्फ उठाते हुए खाना खा रही थी। आकाश बोला, पूनम यह सब क्या चल रहा है? क्यों, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? पूनम ने पूछा तो आकाश बोला, अब माँ बाबूजी के लिए खाना बनाएंगी, माँ बुढ़ापे में, और तुम मेरा और अपना खाना बनाओगी? अच्छा, तो मैं कब तक अकेले घर का सारा काम करती रहूं? वह महारानी तो ठाठ से मायके जाकर बैठ गई है। मैं अकेली क्यों घर के काम में पिसती रहूं? देखो पूनम, यह तुम ठीक नहीं कर रही हो, आकाश ने गुस्से से कहा। तो पूनम चिल्लाते हुए बोली, क्या ठीक है और क्या गलत? अब से मैं सिर्फ अपना ही काम करूंगी, ना तो किसी और के लिए खाना बनाऊंगी, ना ही बाकी का कोई काम करूंगी। ऐसा कहकर वह खाना खाकर सोने चली गई। इधर सोनम के मायके में उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटी विशाल का कोई फोन आया? नहीं पिताजी, वह क्यों फोन करेंगे मुझे? मुसीबत की असली जड़ तो वही है। सोनम बोली। तो उसके पिता ने कहा, अभी अभी वकील से मिलकर आ रहा हूँ, मैं तेरे ससुराल वालों पर दहेज का केस डाल दिया है। लेकिन पिताजी, दहेज की तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे बेटी, यह तो हमें पता है कि हमने झूठा आरोप लगाया है, लेकिन वकील का कहना है कि अपना केस मजबूत बनाने के लिए ये सब हथकंडे तो अपनाने ही पड़ेंगे। दहेज का मुद्दा जरूरी था। अब तुम देखना कैसे मैं उन्हें दिन में तारे दिखाता हूँ। तेरे पैरों में गिरकर तुझसे माफी मांगेंगे। यह सुनकर सोनम की माँ बोली, बिल्कुल ठीक किया। उन्हें भी तो पता चले कि किसी की बेटी को सताने का क्या अंजाम होता है। जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी ना, तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इतना कहकर सोनम के पिता कमरे से बाहर चले गए। इधर सोनम के ससुराल में उसकी जेठानी पूनम भी अपना खाना अलग बनाने लगी थी। लेकिन आकाश को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आज रविवार था, दुकान बंद था। आकाश गुमसुम सा बिस्तर पर लेटा हुआ था। विचारों का तूफान उसके दिमाग में उत्पात मचा रहा था। फिर पूनम उसके पास आई और बोली, सुनो जी, सुबह के 11 बज चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। रात को भी आप बिना खाए पिए ही सो गए थे। आपका फेवरेट आलू का पराठा बनाया है, उठकर खा लीजिए। तभी आकाश बोला, खाना तो मैं तभी खाऊंगा जब मेरे साथ तुम माँ और बाबूजी का खाना भी लगाओगी। कल माँ ने अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। उन्हें भी भूख लगी होगी, तुम उनका नाश्ता भी बना दो। इस पर पूनम गुस्से से बोली, अच्छा, तो अभी तक उसी बात को पकड़कर बैठी हैं। लेकिन मेरी भी जिद है कि अब मैं उनका खाना नहीं बनाऊंगी। तो नहीं बनाऊंगी तो ठीक है, फिर आप भूखे ही बैठे रहिए। तो तुमसे खाना मांगा भी किसने था? चली जाओ मेरे सामने से, मुझे अकेला छोड़ दो। आकाश ऊंची आवाज में बोला। तो पूनम भी आग बबूला हो गई और बोली, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं भी सोनम की तरह अपने मायके चली जाऊंगी। तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? अच्छा, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं भी जा रही हूँ। पति की यह बात सुनकर पूनम अपना बैग पैक करने लगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर मैं एक बार चली गई तो फिर वापस नहीं आऊंगी। नाक रगड़ते रहना, उसके बाद अपने माँ बाप के साथ ही रहना। इतना कहकर वह घर से बाहर चली गई। उधर जब पूनम बैग उठाकर
अपने मायके पहुंची तो उसे अचानक अपने घर देखकर पूनम के पिता थोड़े हैरान हो गए। अरे बिटिया, तुम अचानक यहाँ, ना कोई फोन ना खबर, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पिताजी। एक तरफ तो मेरे सास ससुर हैं जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है, तो दूसरी ओर आपका दामाद है जो ढंग से बात भी नहीं करता मुझसे। फिर कहाँ जाती मैं? यह बात सुनकर उसके पिता ने कहा, क्या इसका मतलब तू अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर यहाँ आई है, राजी खुशी से नहीं आई है? हाँ पिताजी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी देवरानी तो ससुराल की जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपने मायके जाकर बैठ गई है और काम का सारा बोझ उन लोगों ने मुझ पर डाल दिया है। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं उस घर में सास ससुर की नौकरानी बनकर तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। यही बात मैंने अपने पति से कही तो उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को ही कह दिया। यह सुनकर पूनम की माँ ने उसे झिड़कते हुए कहा, क्या सास ससुर के काम से बचने के लिए तुम यहाँ आकर बैठ गई? हमने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। लेकिन माँ, सास ससुर क्या सिर्फ मेरे हैं, मेरी देवरानी के नहीं? नहीं बेटी, यह सोच गलत है। घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं होते। सास ससुर की सेवा तो किस्मत वालों को मिलती है। और मुझे एक बात बता बेटी, 5 साल हो गए तेरी शादी को, क्या कभी आज तक तेरे सास ससुर ने तुझे डांटा है? अरे, वह तो तुझसे ऊंची आवाज में बात तक भी नहीं करते। और दामाद जी भी तेरा पूरा ख्याल रखते हैं, हम लोगों का सम्मान करते हैं। तुझे याद है जब तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था तो मेरे एक फ़ोन करने पर वह तुरंत हमारी मदद के लिए पहुंच गए थे। हर मुश्किल घड़ी में वह हमारे साथ खड़े रहे हैं। कभी हमें बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। अगर बदले में वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि तू उनके माँ बाप का अपने माँ बाप की तरह ही ख्याल रखे, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन तुम तो उनसे झगड़ा करके यहाँ चली आई। रिश्ता दोनों ओर से बनता है बेटी। अगर तुम अपने पति से उम्मीदें रखती हो तो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना भी सीखो। अपने माता पिता की बात सुनकर पूनम की नजरें शर्म से झुक गई और बोली, मैं जानती हूँ माँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो सिर्फ उन्हें घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी। लेकिन माँ, अब किस मुंह से वापस जाऊं? कहते कहते पूनम रोने लगी। उधर दोनों बहुओं का हाल देखकर गोपाल जी की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते कुसुम से कह रहे थे, कभी अच्छा भला हंसता खेलता परिवार हुआ करता था हमारा, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे आशियाने को। छोटी बहू का स्वभाव तो शुरू से ही रूखा था, लेकिन बड़ी बहू से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। तभी कुसुम जी बोली, सोचा था दोनों बेटों की शादियां हो जाएंगी तो बहुएं घर की जिम्मेदारी संभाल लेंगी और बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन किसे पता था कि बुढ़ापे में हमें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। अभी ये बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर बेल बजी। गोपाल जी ने दरवाजा खोला तो सामने पूनम अपने पिता के साथ खड़ी थी। तभी पूनम के पिता बोले, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जैसे ही हमें पता चला कि वह ससुराल में झगड़ा करके आपने मायके आई है, मैं उल्टे पांव इसे वापस ले आया। अरे नहीं भाई साहब, आप क्यों माफ़ी मांगते हैं? बच्चे हैं, गलती हो जाती है। हमारी बेटी घर वापस आ गई, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ी देर हाल चाल बांट कर पूनम के पिता उसे वहां छोड़कर अपने घर वापस चले गए। बड़ी बहू के आने के बाद गोपाल जी और कुसुम जी ने भी राहत की सांस ली। शाम को जब आकाश घर वापस लौटा तो देखता है पूनम सबको खाना बनाकर खिला रही थी। पत्नी से बात किए बिना उसे नज़रअंदाज करके वो अपने कमरे में चला गया तो पीछे पीछे पूनम आई। सुनिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे माँ बाप ने मुझे सब समझा दिया है। मैं वादा करती हूँ
कि आगे से माँ बाबूजी की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करूंगी। तो आकाश बोला, पूनम, क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि छोटी सी मुसीबत आने पर तुम अपना बैग उठाकर मायके चली गई? तो पूनम रोते हुए बोली, सच कहूँ तो मैं घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। अब वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। पूनम ने कहा तो आकाश ने उसे गले से लगा लिया। बड़ी बहू के आने से घर में खुशी की लहर दौड़ आई। लेकिन कुछ दिन बाद घर के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। पुलिस वालों को अपने घर खड़ा देखकर गोपाल जी की आंखें फटी ही फटी रह गई। एक पुलिस वाला बोला, आप लोगों के नाम पर कंप्लेन दर्ज करवाई गई है। क्या? पुलिस कंप्लेन? और हमारे नाम पर हमने ऐसा क्या कर दिया? एक तो आप अपनी बहू से दहेज मांगते हैं, ऊपर से उसके साथ मारपीट करते हैं। तंग होकर उसके पिता और आपकी छोटी बहू ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। ऐसे कैसे दहेज मांगने का आरोप लगा दिया हम पर? हमने तो कभी दहेज का नाम भी नहीं लिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हाथ उठाना तो दूर, हमने तो उसे उंगली तक भी नहीं लगाई। पति पत्नी में आपस में छोटी मोटी बहस हो गई थी, जिसे नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। मैं तो उसे मनाने भी गया था, उन लोगों के आगे हाथ भी जोड़े, फिर भी वह नहीं मानी। तो इंस्पेक्टर साहब बोले, बेहतर होगा कि आप उन लोगों के साथ समझौता कर ले। अगर केस कोर्ट में चला गया तो पूरा परिवार लपेटे में आ जाएगा। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर कुसुम जी और गोपाल जी का कलेजा कांप उठा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं उनसे बात करता हूँ। हाथ जोड़ते हुए गोपाल जी बोले और गुमसुम से आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गए। शाम के समय जब उनके दोनों बेटे घर वापस लौटे तो गोपाल जी ने उन्हें सारी बात बताई। दहेज के आरोप के बारे में सुनकर विशाल गुस्से में आ गया। उनकी हिम्मत कैसे हुई हम पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? फिर विशाल ने अपनी पत्नी सोनम को फोन लगाया तो उसके पिता ने फोन उठाया। पिताजी, छोटी सी बात पर आपने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। क्यों बेटा, तुमने हमारी बेटी पर हाथ नहीं उठाया? क्या यह छोटी सी बात थी? पिताजी, गुस्से में मुझसे वह गलती हो गई, लेकिन आपने तो मेरे माँ बाबूजी पर दहेज लेने का झूठा आरोप लगा दिया। उनका तो कोई कसूर ही नहीं था। देखो विशाल, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब तो तुमसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। उसके ससुर जी बोले। तो विशाल गुस्से से बोला, ठीक है, फिर जाने दो मामला कोर्ट में। झूठे आरोपों के बल पर कोई केस नहीं जीत सकता। इतना कहकर विशाल ने फोन काट दिया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तो आकाश बोला, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ। थोड़ी देर में विशाल वकील से मिलने चला गया। कोर्ट की कार्रवाई चलने लगी। घर के सभी लोग हर पल इसी चिंता में रहते थे कि आखिर इस सब का नतीजा क्या निकलेगा। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। एक शाम को जब आकाश और गोपाल जी कोर्ट की कार्रवाई के बाद घर लौटे तो उन्हें पानी देते हुए पूनम बोली, क्या कहा वकील ने? कब तक चलेगा यह कोर्ट केस? तो विशाल मुस्कुराते हुए बोला, भगवान ने हमारी सुन ली, हम केस जीत गए। हमारे पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने कोर्ट में जाकर गवाही दी कि हम लोग दहेज का डिमांड नहीं करते और कितने शरीफ है। तब जाकर केस हमारे फेवर में आया। यह सुनकर घर के सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए। फिर कुसुम जी बोली, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। फिर विशाल बोला, अरे माँ, एक नहीं दो दो खुशखबरी है। मैंने एमबीबीएस की आखिरी परीक्षा पास कर ली, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। यह सुनकर माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। घर में तो जैसे उत्सव का माहौल बन चुका था। एक हफ्ते बीते तो कुसुम जी अपने पति से बोली, मुझे लगता है कि अब हमें विशाल के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लेना चाहिए। यह सुनकर गोपाल जी
हैरानी से बोले, अरे यह तुम कैसी बातें कर रही हो कुसुम। देखिए जी, उन्होंने तो तलाक के कागज भी भेज दिए हैं। जब तलाक ही होना है तो फिर रिश्ता देखने में क्या हर्ज है। ठीक है, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले एक बार विशाल से बात कर लो। उधर केस हार जाने के बाद सोनम के मायके में जैसे मातम सा छाया हुआ था। इस दौरान सोनम के भाई की शादी भी हो चुकी थी। अब सोनम अपनी भाभी की आंखों में भी खटकने लगी थी। चिंता में डूबे सोनम के पिता अपनी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, इन वकीलों के चक्कर में तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया और उधर उन लोगों के तो भाग्य खुल गए। अब तो विशाल भी डॉक्टर बन गया है। यह सुनकर सोनम की माँ हैरान रह गई। उन्हें तो जैसे काटो तो खून नहीं। कहाँ हम सोचते थे कि उन्हें जेल की हवा खिलाएंगे और कहाँ सब कुछ हम पर ही उल्टा पड़ गया। तभी उसकी माँ बोली, खैर जो होना था सो हो गया। आप सोनम के लिए कहीं और रिश्ता देखिए। समय रहते कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर देते हैं। तभी सोनम बोली, यह क्या कह रही हो माँ, क्या जरूरत है कहीं रिश्ता देखने की। अगर वह लोग भी ऐसे ही निकले तो मुझे नहीं करनी दोबारा शादी। तो उसके पिता बोले, बेटी तुमने अपने हाथों से तलाक के कागजों पर दस्तखत किए हैं। अब कितने दिन तक तुम्हें घर बिठा कर रखेंगे। शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, नहीं तो आस पड़ोस और रिश्तेदार के लोग बातें बनाने लगते हैं, 100 तरह की बातें पूछते हैं। तो सोनम गुस्से से बोली, अच्छा पिताजी, जब अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आई थी तब आपने मुझे कहा था, बेटी यह तुम्हारा ही घर है, तुम आराम से रहो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हो गया। अरे बेटी, हमने कब कहा यह घर तुम्हारा नहीं है, लेकिन हमें भी समझने की कोशिश करो। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा। तो सोनम बोली, मैं सब समझती हूँ, आपकी बहू के आ जाने के बाद अब मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ। तो उसकी माँ बोली, ऐसी बात नहीं है बेटी, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तो सोनम नजरें झुकाकर हिचकिचाते हुए बोली, एक रास्ता है, आप लोग जाकर मेरे ससुराल वालों से बात कर लो और माफ़ी मांग लो। बेटी की यह बात सुनकर सोनम के पिता गुस्से से भड़कते हुए बोले, अच्छा जब वह यहाँ तुझे लेने के लिए आए थे तब तो तुमने जाने से साफ इनकार कर दिया था। तेरे ससुर तो हमारे आगे हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन हमने भी तुम्हारी बातों में आकर उन्हें इतनी खरी खोटी सुना दी, घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। पिताजी, जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अपनी बेटी के लिए आप वहां जाकर माफी तो मांग ही सकते हैं ना। तो सोनम की माँ बोली, बात तो ठीक है, अगर हमारे झुक जाने से हमारी बेटी का घर बस जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हाँ पिताजी, मैं उनकी खूब अच्छे से सेवा करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। अगले ही दिन सोनम और उसके माता पिता गोपाल जी के घर पहुंच गए और सोनम रोते हुए अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। तो गोपाल जी व्यंग कसते हुए बोले, लेकिन बेटी तुम्हारी क्या गलती है, गलत तो हम थे जो तुम्हारे साथ आए दिन मारपीट करते थे, तुमसे दहेज मांगते थे और तो और तुम्हारे घर से धक्के मारकर बाहर भी निकाल दिया था। क्यों भाई साहब, यही बताया था ना आपने पुलिस को। तो सोनम के पिता बोले, नहीं समधी जी, ऐसी बात कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, गलती तो हो गई। कुसुम जी हाथ जोड़कर बोली, देखिए भाई साहब, पहले ही आप लोगों के कारण हमारा बहुत तमाशा हो गया है, न जाने कितनी रातें हमने जागते हुए बिता दी है। कोर्ट केस के कारण हमारे बेइज्जती हुई सो अलग, और क्या कुछ नहीं सुनाया आप लोगों ने हमें। अब जब हमारे बेटे की डॉक्टर बनने की खबर मिली तो चले आए हमसे माफ़ी मांगने। जब यह बातें चल रही थी उसी समय विशाल घर के अंदर आया। अपने सामने सोनम को देखकर अपना आपा खो बैठा। हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की।
ऊंची आवाज में वो बोला। यह सुनकर सोनम के पिता हाथ जोड़कर बोले, मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर दो। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया नादानीवश किया, लेकिन उसका साथ देकर आप दोनों ने उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ कर रख दिया। फिर भी बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप को उन्हें समझाना चाहिए, न कि उनका साथ देकर उन्हें और बड़ी गलती करने के लिए उकसाना चाहिए। अब हमारे रिश्ते में ऐसी गांठें पड़ चुकी हैं जिसे खोलना संभव नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमें माफ कर दीजिए और यहाँ से चली जाइए। इस पर सोनम उनके पैर पकड़ते हुए बोली, सिर्फ एक मौका दे दो, एक बार मुझे माफ कर दो, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो विशाल बोला, तलाक के कागज तो तुमने ही भेजे थे ना, तो अब अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। गोपाल जी बोले, वैसे भी विशाल का रिश्ता कहीं और मैंने तय कर दिया है और 2 घंटे में विशाल की उस लड़की के साथ सगाई होनी है, इसलिए अब हमें आप माफ कर दीजिए। आपने आने में बहुत देरी कर दी। अगर माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार दे, उन्हें भटकने से बचाएं, तो शायद उनकी गृहस्थी टूटने से बच जाए। लेकिन आपने गलती में उसका साथ दिया, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आप माफ कर दीजिए। गलती तो बच्चे करते ही हैं। हमारी बड़ी बहू पूनम ने भी गलती की, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सही रास्ता दिखाया और उसकी घर गृहस्थी को टूटने से बचा लिया। पर आपने गलत किया तो सबको अपने अपने कर्म को भोगना पड़ता है। यह सुनकर सोनम के पिता हाथ जोड़कर बोले, ठीक है भाई साहब, गलती की है तो भुगतान तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। अब हम चलते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गोपाल जी ने सही फैसला किया या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस 517।